हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। हमारा चल रहा है रिवीजन सीरीज और इस सीरीज के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन। एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा कार्बन और उसके यौगिक। तो उसी चैप्टर को मैंने नाम दिया है कार्बन और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग 100 प्रश्नों को करेंगे। 100 प्रश्नों के साथ 100 प्लस होंगे, आई थिंक 110 तक जाएगा। तो इतने सारे प्रश्नों को करने के बाद ये पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 के साथ ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कल जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब तक जो भी चैप्टर्स इसमें हुए हैं उन सारे का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, सारे का पीडीएफ जो है ऑलरेडी ऐप पर अपलोडेड है। सारे चैप्टर्स के पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं ऐप पर। तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग लिंक ऐप का मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला सवाल है, भूपर्पटी में यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट में कार्बन की उपस्थिति कितनी होती है। तो पृथ्वी के भूपर्पटी में खनिज के रूप में कार्बन की उपस्थिति है 0.02%। 0.02%, जैसे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, इन सारे फॉर्म में जो है 0.02% आपको कार्बन मिलेगा। ठीक है, कार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, इन सारे फॉर्म में जो है आपको ये 0.02% कार्बन मिल जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है डेटा उसको आप ध्यान में रखिए, 0.03%। हालांकि अब जो है कई जगह आपको 0.04% भी देखने को मिलेगा, लेकिन बुक में दे रखा है 0.03%, तो आप 0.03% ही याद रखेंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात की जा रही है, इसमें भी देखो कार्बन है। 0.03% आप याद रखेंगे। किस यौगिक का गलनांक सर्वाधिक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। किस यौगिक का गलनांक सर्वाधिक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है किसका ज्यादा है। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मीथेन में आपको बताना है। तो आपको ये टेबल जो है ध्यान में रखना है। यहां पर देख लो, ये क्लास 10th एनसीईआरटी का ही कटआउट है इस चैप्टर से। एसिटिक एसिड का गलनांक 290 केल्विन है और क्वथनांक 391 केल्विन है। क्लोरोफॉर्म है उसके बाद 209 केल्विन गलनांक है और 334 केल्विन क्वथनांक है। उसके बाद एथेनॉल है 156 केल्विन, 351 केल्विन और यहां पर मीथेन है। अगर आप देखो यहां पर तो जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो कि सिरके में होता है, इसका गलनांक इस पूरे लिस्ट में सबसे ज्यादा है और क्वथनांक में भी देखो तो सबसे ज्यादा है। ठीक, उसके बाद देखो क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका गलनांक दूसरे नंबर पर है, लेकिन जो क्वथनांक है ये आपको तीसरे नंबर पर मिलेगा। कुल मिलाकर के ये मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको ध्यान में रखना है कि किसका गलनांक किससे ज्यादा है, किससे कम है। आप भले ही वैल्यू मत याद रखो, वैल्यू आपको नहीं याद रखना है कि किसका कितना केल्विन है, गलनांक और क्वथनांक, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इन चार में ऑर्डर क्या है गलनांक और क्वथनांक का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमसे क्या पूछा है कि किसका गलनांक सबसे ज्यादा है, तो एसिटिक एसिड का गलनांक जो है सबसे ज्यादा है। एसिटिक एसिड का गलनांक और क्वथनांक ये दोनों ही सबसे ज्यादा है इन चारों में अगर हम बात करते हैं तो इस टेबल से पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिकों एवं आयनिक यौगिकों के अंतर को सही रूप में दर्शाता है। जो आपके कार्बन यौगिक होते हैं वो आपके सह संयोजक यौगिक होते हैं और जो आयनिक यौगिक होते हैं वो एक अलग टाइप है जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है। सह संयोजक यौगिक वो होते हैं जिनमें सह संयोजक बंध होते हैं। तो कार्बन यौगिक आपके सह संयोजक कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और ये आयनिक कंपाउंड है। तो इनके बीच में अंतर क्या होता है, कौन सा ऑप्शन है जो सही अंतर को दिखा रहा है। कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, जबकि आयनिक यौगिकों में नहीं। ये बिल्कुल गलत है। आयनिक यौगिक जो है आयन से बनते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो इसमें सोडियम आयन होता है, क्लोरीन आयन होता है और इनके बीच में एक प्रबल आकर्षण बल होता है। इसीलिए आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि ये जो प्रबल आकर्षण बल है इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। यह कहना गलत है कि आयनिक यौगिक में जो कण होते हैं उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, बिल्कुल होता है।
और कार्बन यौगिक यानी कि सह संयोजक यौगिक के केस में जो है आपको ये कम मिलेगा। तो ये ऑप्शन जो है कहना ये बिल्कुल ही गलत है। कार्बन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में अधिक होते हैं। कार्बन यौगिक जो होते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में अधिक होते हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रबल आकर्षण बल जो है आयनिक यौगिक में है, तो आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयन नहीं बनते, जबकि आयनिक यौगिक अच्छे चालक होते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो कार्बन यौगिक होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयन्स नहीं होते हैं, जबकि जो आयनिक यौगिक होते हैं जब ये अपने गलित अवस्था में होते हैं या फिर जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो ये आयन्स में टूट जाते हैं, फ्री आयन्स मिलते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। कार्बन यौगिक में धातु आयन पाए जाते हैं जबकि आयनिक यौगिक में नहीं, गलत हो जाएगा। जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं उनमें आपको धातु आयन मिल जाएगा, है ना। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो धातु अधातु से मिलकर के ही बनते हैं, धातु अधातु से ही मिलकर बनते हैं। इसलिए जो धातु आयन पाए जाएंगे वो आयनिक यौगिक में पाए जाएंगे, ना कि कार्बन यौगिक में या फिर बोल दो सह संयोजक यौगिक में। इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही है। कार्बन को स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं कि जितने भी तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे बोल दो कि वो निष्क्रिय गैस जो होते हैं जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जोनॉन है, इन सारे का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनके जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है हर तत्व का परमाणु। और उस विन्यास को ही प्राप्त करने के लिए परमाणु जो है बॉन्ड बनाते हैं दूसरे प्रकार के परमाणु के साथ या फिर अपने ही जैसे दूसरे परमाणु के साथ। तो ये जो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है उसके लिए परमाणु के पास 3 तरीके होते हैं। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। 3 तरीके होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, या फिर वो साझा कर सकते हैं। जो कार्बन है ना तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर से प्राप्त करता है क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,4, तो इसको बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या करता है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से प्राप्त करेगा, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा, अपना क्या करेगा, साझा करेगा। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये डी ऑप्शन भी गलत है। कार्बन अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या फिर बोल दो कि निष्क्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2,8 जो कि नियोन का होता है। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 होता है। ये अपने आप में एक अक्रिय गैस है। तो नियोन जैसा अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है। याद रखिएगा, ना तो ये प्राप्त करेगा ना ही ये खोएगा, क्योंकि इन दोनों में दिक्कत है। कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 आयन बनाना कठिन क्यों होता है? अभी हम लोगों ने देखा कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है ना ही खोता है, बल्कि साझा करता है। अगर मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करेगा, ये बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, 4 चार्ज आएगा। तो ये कार्बन बनाना पसंद नहीं करता है। कारण क्या है, देखो अगर मान लीजिए कार्बन एटम न्यूट्रल है तो इसके नाभिक में आपको 6 प्रोटॉन मिलेगा और नाभिक के बाहर जो है आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। नाभिक के बाहर जो है आपको नाभिक के बाहर 4 नहीं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर कार्बन एटम न्यूट्रल है तो उसमें 6 प्रोटॉन मिलेगा, 6 प्रोटॉन मिलेगा और 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके रख सकता है, यानी 6 प्रोटॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है। लेकिन बाहर से अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए तो नाभिक में तो रहेंगे 6 प्रोटॉन ही, लेकिन नाभिक के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नाभिक के बाहर चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 6 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएगा, ठीक। तो इसीलिए 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन होता है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को धारण करने के लिए आकर्षण बल चाहिए। 6 जब 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल लगेगा तो हर एक पर आकर्षण बल पहले से कम हो जाएगा। तो 6 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएगा। तो बोलेंगे 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन होता है। यह तो बात हुई तब जब 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट अगर करने की बात आएगी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन खो दिया जाए। अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन खो दिया जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन अगर खो दिया जाएगा
तो इसके बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो कि हीलियम जैसा केस आएगा। हीलियम भी अपने आप में क्या है, अक्रिय गैस है। लेकिन कार्बन ये भी नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन खोया जाएगा तो कार्बन के ऊपर 4+ चार्ज आएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 आयन बनाने के लिए कार्बन को क्या चाहिए होगा, अत्यधिक ऊर्जा चाहिए होगा, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन हम निकालते जाएंगे बाह्यतम कोश से, वैसे हर इलेक्ट्रॉन पे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन एटम्स में, जैसे मान लीजिए कि 6 प्रोटॉन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक ही बार में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो 6 प्रोटॉन पे अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल है पहले से ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। जैसे जैसे आकर्षण ज्यादा होता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो उसका जो अमाउंट है वो भी जो है बढ़ता चला जाएगा। तो अत्यधिक ऊर्जा चाहिए होगा, है ना, ज्यादा जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। यानी ये अगर आयन बनाना है तो कार्बन को जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए होगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए कार्बन जो है ये काम भी नहीं करता है। तो कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आया, कार्बन ना तो ये काम करता है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ना ही कार्बन ये काम करता है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। फिर कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है साझा करता है। अगर साझा किया जाएगा तो कोई आयन नहीं बनेगा। आयन का निर्माण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से खो दिया जाए या फिर जब इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाए, तब उसके ऊपर प्लस चार्ज माइनस चार्ज आता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाए, वैसे केस में एटम के ऊपर जो है कोई भी चार्ज आपको नहीं दिखेगा। सह संयोजक बंध में साझेदारी किन इलेक्ट्रॉनों के बीच होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन को खोया जाता है या फिर प्राप्त किया जाता है बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, वैसे केस में जो आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाएगी, जैसा कि कार्बन के केस में होगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाएगी, वैसे केस में सह संयोजक बंध का निर्माण होगा। तो सह संयोजक बंध में साझेदारी किन इलेक्ट्रॉनों के बीच होती है, भाई कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो साझा करते हैं। तो आप याद रखेंगे, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साझा करते हैं। जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अगर मैं यहां पर कार्बन एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो 2 ही कोश है इसके पास। जो बाह्यतम कोश है भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो के कोश है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जो बाह्यतम कोश है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ये जो बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो करते हैं। किसी भी एटम की अगर हम बात करते हैं तो साझे में जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो बाह्यतम कोश के होते हैं, कहने का मतलब कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल उसको जो है हम लोग डॉट या फिर क्रॉस से दिखाते हैं। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग ऐसे कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे। आप चाहे तो क्रॉस से भी दिखा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, या तो हम डॉट से दिखाते हैं या फिर क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ना, इस प्रकार से, मतलब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है, उसके केस में ऐसे बना हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में जो है 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। केवल बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल उसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में दिखाते हैं। हाइड्रोजन अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु किस प्रकार का बंध बनाते हैं। अब हाइड्रोजन के केस में बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग ऐसे इसको दिखाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन आपके परमाणु हैं। ठीक, ये H2 कैसे बनता है। हाइड्रोजन हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन है, एक ही कोश है इसके पास, है ना। ये नाभिक मैंने बना दिया, इसके बाहर 1 कोश है, 1 कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हीलियम है, ये अपने आप में इनर्ट गैस है। हाइड्रोजन भी चाहता है कि हम हीलियम जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो जाए। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है। तो अपने ही जैसे अन्य परमाणु के साथ हाइड्रोजन क्या कर सकता है कि साझेदारी कर सकता है। तो ये एक हाइड्रोजन परमाणु है, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है। ये हाइड्रोजन परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और ये परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। अब ध्यान से यहां पर देखो, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो साझे में आए हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है ना, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। जो 2 एटम से दोनों के एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो हम लोग ऐसे सिंगल लाइन से बॉन्ड बना करके दिखाते हैं। इसे हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, है ना। एकल बंध बोलते हैं, एकल बंध बोलते हैं, तो ये एकल बंध है। सह संयोजी एकल बंध है, सह संयोजी एकल बंध है। सिंगल बॉन्ड, तो कभी भी आप सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो आप समझ जाना कि ये जो आप एक लाइन देखते हैं ना, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन अणु के बनने पर प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु किस गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो हीलियम गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो हीलियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बनता है? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो ऑक्सीजन गैस होती है वो O2, हम ऑक्सीजन गैस को हम लोग ऐसे O2 के फॉर्म में दिखाते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ये सब हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 2 6 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम है। हमें यह समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो नियोन जैसा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन का परमाणु है, ये इस ऑक्सीजन के परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और ये ऑक्सीजन परमाणु इसके वाले से साझा करेगा, ऐसे, राइट। आप चाहो तो इसको डॉट और क्रॉस के फॉर्म में दिखा सकते हो। ये एक ऑक्सीजन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये ऑक्सीजन परमाणु इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। अब देखो यहां पर एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है साझे में, इस वाले ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाले ऑक्सीजन परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो यहां पर 2 लाइन आप खींचेंगे, इसे हम लोग डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये आपका O2 है, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2-2 इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी हो तो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड आता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हम बोलेंगे द्विआबंध, सह संयोजी द्विआबंध। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कौन सा बंध पाया जाता है? अब ये जो N2 है, यहां पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आपको मिलेगा 2,5, यानी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपने 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ये दूसरा नाइट्रोजन है, इसके बाह्यतम कोश में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करेगा। तो ये नाइट्रोजन परमाणु इस नाइट्रोजन परमाणु के साथ, इस नाइट्रोजन के 3 परमाणु के साथ साझा करेगा, और ये नाइट्रोजन परमाणु इस परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। अब यहां पर देखो 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है दोनों एटम्स की, तो यहां से एक बॉन्ड बनेगा, यहां से दूसरा बॉन्ड, यहां से तीसरा बॉन्ड। तो हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड है ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो हम त्रिआबंध बोलेंगे, सह संयोजी त्रिआबंध बोलेंगे। सह संयोजी इसलिए क्योंकि साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की, और 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो हम इसे सह संयोजी त्रिआबंध बोलेंगे, राइट। कोवैलेंट ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। जो H2 है, इसमें हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जो N2 है, जो O2 है, इसमें ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और जो N2 है इसमें ऑक्सीजन के बीच में, सॉरी नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। CNG का मुख्य घटक कौन सा है? CNG का मुख्य घटक क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो मीथेन इसका मुख्य घटक होता है। गोबर गैस या फिर मान लो बायोगैस लिख करके आ जाए कि मुख्य घटक क्या है, तो भी मीथेन इसका आंसर होगा। CNG लिखकर आ जाए तो भी इसका आंसर जो है मीथेन होगा। ब्यूटेन जो है LPG का मुख्य घटक है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। सह संयोजी यौगिकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सह संयोजी यौगिक वो होते हैं जिनमें सह संयोजी आबंध पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो
यौगिक बनता है उनके बारे में कहा जा रहा है, राइट। तो ये अच्छे विद्युत चालक होते हैं, ये गलत हो जाएगा। सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिक में जो अंतर है आपने देखा था थोड़ी देर पहले, वहां हम लोगों ने देखा कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ना, विद्युत के कुचालक होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन के रूप में, ठोस अवस्था में नहीं। इसके क्वथनांक और गलनांक बहुत अधिक होते हैं, नहीं। आयनिक यौगिक के बहुत अधिक होते हैं, इनके नहीं। इनमें अंतर आणुक बल कमजोर होता है, ये बिल्कुल सही है। इनमें आयनों का निर्माण होता है, गलत। आयनों का निर्माण आयनिक यौगिक केस में होता है। अणुओं के बीच में जो बल होता है वो कमजोर होता है, इसीलिए इनके क्वथनांक और गलनांक जो है निम्न होते हैं, उच्च नहीं होते हैं, क्योंकि अणुओं के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपके कमजोर होते हैं सहसंयोजक यौगिकों के केस में। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के अपरूप हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये जो कार्बन होता है इसी का अलग अलग फॉर्म है। कार्बन के ये सारे के सारे जो है शुद्ध रूप है। इनमें से किस अपरूप में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो हीरा है, हीरा में आप देखेंगे ये जो हीरे की संरचना होती है, इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया गया है। ये जो बॉल आपको दिखाया गया है, ये बॉल कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, और ये व्हाइट कलर का जो डंडा है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हीरा है उसमें आप देखेंगे तो प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 4 अन्य के साथ बॉन्ड बनाता है, 4 अन्य के साथ बॉन्ड बनाता है, ऐसे सिंगल बॉन्ड जो है बनाता है। कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है ना। कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बिल्कुल बना सकता है, ठीक। अपने ही जैसे एटम के साथ या फिर दूसरे एटम के साथ भी 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 4 टोटल बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना करके रहते हैं हीरे की संरचना में। केवल कार्बन ही होते हैं, हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इसलिए तो कहा जा रहा है कि शुद्ध रूप है। इन सारे में आपको केवल कार्बन के ही परमाणु मिलेंगे, ठीक है, इसीलिए ये सारे के सारे शुद्ध रूप होते हैं कार्बन के। हीरा भी कार्बन का शुद्ध रूप है। जैसे आप यहां पर देखेंगे, आप बोलेंगे कि ये वाला जो कार्बन एटम है ये तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, ये हीरे की संरचना का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया गया है, ठीक है। यानी ये भी 4 बॉन्ड बना रहा होगा, लेकिन यहां पर एक छोटा सा हिस्सा जो दिखाया गया इसके कारण यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक। तो आप याद रखेंगे हीरा, ये पूछा जाता है। और ये जो संरचना है ये 3D है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जो हीरे की संरचना होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, याद रखिएगा, त्रिविमीय होती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो है, 3 डायमेंशनल संरचना जो है हीरे की होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है और किस प्रकार की संरचना बनती है। ग्रेफाइट के बारे में ध्यान में रखेंगे आप कि प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 3 अन्य के साथ बॉन्ड बना करके रहता है। हीरे के केस में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्रेफाइट के केस में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अन्य 3 के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर जो ब्लैक बॉल्स आपको दिखाया गया है ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो प्रत्येक कार्बन एटम जो होते हैं वो 3 अन्य कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाकर रहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होता है। जैसे कार्बन के बातम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 जो है बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते हैं पूरी संरचना में, इसीलिए जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। आप यहां पर देखो तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है यहां पर बन रहा है ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है बन रहा है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, षटकोणीय संरचना जो है मिलती है, एक ही तल में होते हैं। ये पूरी संरचना जो है एक तल में है, ये पूरी संरचना एक तल में है, ये पूरी संरचना एक तल में है, तो हम बोलते हैं कि 2D संरचना है। ये संरचना एक ही तल में है तो 2D संरचना है। और ये जो आपके लेयर्स होते हैं ऐसे लेयर्स में ये होते हैं, लेयर्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं। इसीलिए हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल में करते हैं और काफ़ी सॉफ्ट होता है ना। ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। शुष्क स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जो दो लेयर्स जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो कि बहुत ही कमजोर बल होता है। इसीलिए ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप करते हैं, इसीलिए हम लोग लिख पाते हैं। ये जो स्लिप करते हैं ना लेयर्स, इसी के कारण हम लोग लिख पाते हैं पेंसिल से। तो ग्रेफाइट के बारे में याद रखेंगे, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो घूमता है, उसके कारण
यानी प्रत्येक कार्बन एटम के केस में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसके कारण जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। और षटकोणीय तल संरचना है, यानी कि इस केस में त्रिआयामी संरचना नहीं है। हीरे के केस में त्रिआयामी बोलेंगे, लेकिन ग्रेफाइट के केस में नहीं बोलेंगे, द्विआयामी ही बोलेंगे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ध्यान में रखिएगा, जबकि हीरा नहीं। हीरा एवं ग्रेफाइट में क्या अंतर है? हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट चिकना और विद्युत का सुचालक होता है। बिल्कुल सही है, यही अंतर है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा बहुत ही कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट चिकना होता है, विद्युत का सुचालक होता है, फिसलनदार होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करने से कौन सा अपरूप बनता है? शुद्ध कार्बन को अगर अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर रखा जाए तो धीरे धीरे हीरे का निर्माण हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फुलरीन, जिसे C60 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, इसका आकार जो है किस वस्तु से मिलता जुलता है? तो आप याद रखेंगे फुटबॉल, है ना। ये फ्लोरीन की संरचना है, ये फ्लोरीन की संरचना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये फ्लोरीन की संरचना है जो फुटबॉल जैसी है। कार्बन की वह विशेषता जिससे वह अपने ही परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला बना सकता है, क्या कहलाती है? कार्बन के आप अगर एटम्स, कार्बन के अगर आप यौगिक देखेंगे तो उसके एक एक मॉलिक्यूल में जो है कार्बन के आपको बहुत सारे एटम्स दिखेंगे। कार्बन यौगिक जो होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं, यानी कार्बन यौगिक का एक मॉलिक्यूल साइज में बड़ा होता है अन्य यौगिकों की तुलना से। अगर अन्य यौगिकों के साथ अगर हम तुलना करें तो कार्बन के एक अणु जो होते हैं उनका आकार काफी बड़ा होता है। कारण क्या है? क्योंकि कार्बन के एक अणु में कार्बन के कई सारे एटम्स होते हैं जो चैन के फॉर्म में होते हैं। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो, ये सारे कॉर्नर्स जो है ये कार्बन एटम्स को ही दिखा रहे हैं, कार्बन एटम्स को ही दिखा रहे हैं। यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। एक एक अणु में बहुत सारे कार्बन के आपके एटम्स दिखेंगे, जिसके कारण ये अणु साइज में बड़े होते हैं। तो कार्बन के पास वो जो विशेषता है जिसके कारण ये अपने ही जैसे कार्बन परमाणुओं के साथ लंबे लंबे चैन बना लेते हैं। ये शाखित भी हो सकते हैं, बिना शाखा वाला भी हो सकते हैं, और ऐसे रिंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये खासियत जो है केवल कार्बन के पास है। इस गुण को कहा जाता है कैटिनेशन, है ना, कैटिनेशन कहा जाता है, इसी को श्रृंखलन कहा जाता है। राइट, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कार्बन की वह विशेषता जिससे वह अपने ही परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला बना सकता है, श्रृंखलन कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बन अपने अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ किस प्रकार के सह संयोजक बंध बना सकता है? तो कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो एकल, द्वितीय एवं त्रि सभी बंध। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन के ऐसे यौगिक आपको दिखेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी दिख जाएगा, ठीक, सिंगल बॉन्ड भी दिख जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी दिख जाएगा। वे कार्बन यौगिक जिनमें केवल एकल बंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अगर एक ऐसा कार्बन यौगिक है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वैसे केस में हम उसे असंतृप्त यौगिक बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसा आपने यहां पर देखा, इसमें देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, तो ये संतृप्त नहीं है, असंतृप्त यौगिक है। ये असंतृप्त यौगिक है, ये असंतृप्त यौगिक है। जो भी यौगिक है असंतृप्त है। सिलिकॉन द्वारा बनने वाली श्रृंखला में अधिकतम कितने परमाणु जुड़ सकते हैं? तो कार्बन के तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 100 एटम्स हो सकते हैं। इतने अधिक एटम्स वाले आपको अन्य यौगिक के अणु नहीं मिलेंगे। सिलिकॉन के केस में देखा गया है कि सिलिकॉन के केस में 7 से 8 सिलिकॉन परमाणु का चैन बन सकता है। मतलब एक अणु होगा जिसमें सिलिकॉन के 7-8 एटम्स होंगे, एक अणु होगा जिसमें सिलिकॉन के 7-8 एटम्स होंगे, लेकिन वो जो अणु है ना वो अस्थायी नहीं होता है। जैसे कार्बन के सारे जो यौगिक हैं इसमें कार्बन के लंबे चैन हैं और ये अस्थायी हैं, स्टेबल है। लेकिन सिलिकॉन के जो आपके यौगिक बनते हैं 7-8 परमाणुओं का जो चैन बनता है वो अस्थायी नहीं होते हैं। 7 या 8 ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कार्बन के यौगिकों की विविधता का मुख्य कारण क्या है? वे किस विशेषता के कारण अनेक यौगिक बनाते हैं? कार्बन के तरह तरह के यौगिक हैं। जितने भी तत्व हैं आपके, जैसे आवर्त सारणी की अगर बात करें तो 118 तत्व हैं।
इसमें से अगर आप कार्बन को हटा दो तो 117 तत्व है। ये सारे 117 तत्व मिलकर जितने यौगिक बनाएंगे उससे कई गुना ज्यादा अकेला कार्बन का यौगिक है। क्या कारण है कि कार्बन भाई इतने सारे यौगिक को बना पाता है ना? तरह तरह के यौगिक कार्बन जो है बना पाता है, बड़े बड़े यौगिक, है ना, जिसमें कार्बन के 100 परमाणु हो सकते हैं, हजारों परमाणु हो सकते हैं, ऐसे ऐसे यौगिक जो है कार्बन बना पाता है। क्या कारण है? तो 2-3 कारण हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। पहला तो आप याद रखेंगे श्रृंखलन, जो अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, श्रृंखलन। दूसरा हम बोलेंगे चतुःसंयोजकता, यानी कि टेट्रावैलेंट। इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो चाहे तो कार्बन 4 अन्य परमाणु के साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 कार्बन एटम्स, चाहे तो एक कार्बन जो है अन्य 4 के साथ ऐसे बॉन्ड बना सकता है। तीसरा कारण आप बोल सकते हो स्मॉल साइज, छोटा आकार, जो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु का छोटा आकार। मेन ये 2 कारण है, लेकिन ये तीसरा भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक, इन सारे कारणों के कारण कार्बन के बहुत ज्यादा यौगिक देखने को मिलते हैं। राइट, तो लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता जो है यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। ये सारे कारण आप ध्यान में रखेंगे जिसके कारण कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तथा वह कितने परमाणुओं से आबंधन बना सकता है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए टेट्रावैलेंट हम लोगों ने कहा। चतुःसंयोजकता बोला, चतुःसंयोजक है कार्बन, टेट्रावैलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है, तो अधिकतम 4 बॉन्ड जो है बना सकता है 4 परमाणुओं से, है ना। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तथा वह कितने, तो वह अधिकतम कितने यहां पर होना चाहिए, अधिकतम कितने परमाणुओं से आबंधन बना सकता है, तो 4। कार्बन द्वारा बनाया गया सहसंयोजी बंध अन्य तत्वों की तुलना में अधिक अस्थायी क्यों होते हैं? अधिक अस्थायी क्यों होते हैं? तो कार्बन का परमाणु भार अधिक होता है, नहीं, कार्बन का छोटा आकार होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। जो 4 कारण मैंने आपको बताया कि इतने सारे यौगिक जो कार्बन के बनते हैं उसमें एक तो श्रृंखलन है, उसका टेट्रावैलेंट है, और तीसरा कारण क्या था, कार्बन परमाणु का छोटा आकार, जिससे जो आकर्षण है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो अधिक होता है। बॉन्ड्स जो बनते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आकर्षण जो है ज़्यादा होता है, जिससे जो बॉन्ड बनते हैं वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं और जो यौगिक अणु बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बना होगा उससे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, हाइड्रोकार्बन का मतलब यह हुआ कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन मिलेगा यौगिक में। संतृप्त का मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोहरे या तिहरे बंध उपस्थित होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब तो यह हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे केवल यौगिक में, और असंतृप्त का मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा, कहीं पर भी, कहीं एक जगह हो गया तो वो असंतृप्त हो जाएगा, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तीनों के तीनों कथन जो है सही है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है, तो तीनों के तीनों कथन जो है सही है। एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन की अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो अभी आपने देखा पिछले वाले सवाल में, हाइड्रोकार्बन्स वो यौगिक होते हैं जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ये आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो संतृप्त सैचुरेटेड और दूसरा असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले में कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड वाले में डबल बॉन्ड भी हो सकता है कार्बन एटम्स के बीच, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, अभिक्रियाशीलता की बात करते हैं, तो ये ऑर्डर होता है। यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं असंतृप्त की तुलना में, राइट, असंतृप्त की तुलना में। और याद रखिएगा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसी को हम लोग एल्केन बोलते हैं, और जो अनसैचुरेटेड है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला, तो इसे हम लोग एल्कीन बोलेंगे,
और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इसे हम लोग एल्काइन बोलेंगे। समझे आप? तो एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला है, और एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाला है, और ये दोनों के दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाएंगे। तो हम बोलेंगे एल्केन की अभिक्रियाशीलता एल्कीन और एल्काइन से अधिक होती है, गलत हो जाएगा। एल्कीन एवं एल्काइन एल्केन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनमें बहुबंध उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, ये यानी कि ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये आपके होते हैं कम अभिक्रियाशील होते हैं। जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाले हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, यानी जो एल्कीन है एल्काइन है, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्केन की तुलना में, ये आपको ध्यान में रखना है। साइक्लोहेक्सेन किस प्रकार का यौगिक है? जब भी नाम में साइक्लो आ जाए तो समझ जाना कि रिंग है। जब भी नाम में साइक्लो आ जाए मतलब इसका क्या होगा? रिंग, यानी कि वलय। वलय का मतलब क्या? क्लोज्ड स्ट्रक्चर, बंद संरचना, बंद संरचना। तो साइक्लो किस प्रकार का यौगिक है? यहां पर देखो तो फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है C6H12। ये अपने आप में एक हाइड्रोकार्बन है, ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो रिंग के फॉर्म में है ना, रिंग के फॉर्म में है। तो हम बोलेंगे चक्रीय संतृप्त यौगिक का मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा। ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना है। देखो तो हर जगह आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, इसीलिए ये संतृप्त है, इसीलिए संतृप्त है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो साइक्लो का मतलब बंद संरचना है, हेक्स का मतलब क्या हुआ? कि 6 कार्बन है, और नाम के अंत में देखो एन आया है, ये एन का मतलब क्या हुआ? एल्केन। एल्केन का मतलब हुआ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। सब कुछ नाम से पता चल रहा है। साइक्लो का मतलब कि बंद संरचना है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, और एन का मतलब ये अपने आप में एल्केन है, यानी कि 6 कार्बन जो है इन सारे के बीच केवल सिंगल बॉन्ड्स ही है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये अपने आप में चक्रीय है और संतृप्त यौगिक है। यौगिक कौन सा है? तो हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन की संरचना में क्या विशेषता होती है? बेंजीन में आपको जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट वे में आपको दिखेंगे। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो बेंजीन का फॉर्मूला है, ये C6H6 है, ध्यान में रखिएगा। साइक्लोहेक्सेन का हमने देखा था C6H12। यहां देखो तो 6 कार्बन एटम्स हैं, यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 3 डबल बॉन्ड आप बोल सकते हो और 3 सिंगल बॉन्ड है। फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनता है। इसी को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं और इसी को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखने हैं कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, राइट। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समान आणविक सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं। जैसे एक मैं संरचना यहां पर बनाऊं CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक यौगिक है। इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन के एटम्स हैं, 3 2 5 5 2 7 7 और 3 10 हाइड्रोजन हैं, 10 हाइड्रोजन है। एक दूसरा मैं यौगिक बनाता हूं CH3 CH3 CH3। यहां भी देखो तो 1 2 3 4 कार्बन के परमाणु हैं और 10 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। अब ध्यान से देखो, ये भी C4H10, ये भी C4H10, दोनों के सूत्र एक समान है, लेकिन देखो संरचना अलग अलग है। ये रैखिक है और ये शाखित है, यहां पर शाखा है ना, ये देखो ब्रांच ऐसे निकला हुआ है। तो दोनों के आणविक सूत्र तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की संरचना में अंतर है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे? संरचनात्मक समावयव, यानी ये दोनों जो है समावयव है। कौन सा? संरचनात्मक, क्योंकि संरचना अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसे है। तो ये है ब्यूटेन और ये है आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये अपने आप में ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। आपसे पूछा जाता है कि किसके कितने आइसोमर्स हैं। तो देखो ये है ब्यूटेन, ठीक, 2 आइसोमर्स हैं यानी कि 2 समावयव हैं। ये है पेंटेन 3 समावयव, हेक्सेन 5 समावयव, हेप्टेन 9 समावयव, ऑक्टेन 18 समावयव, नोनेन 35 समावयव और डेकेन
ये 75 समावयव। तो मेनली जो है आपके एग्जाम में जो है यहां तक पूछा जाता है, लेकिन आप ये पूरा ध्यान में रखो तो बढ़िया है। तो ब्यूटेन का मैंने आपको यहां पर दिखाया था, ये ब्यूटेन के 2 संरचनात्मक समावयव है, यानी कि संरचना अलग अलग है लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक जैसे हैं। तो ऐसे ही आप यहां पर 3 संरचना बना सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका यही रहेगा। यहां पर 5 बना सकते हो, यहां पर 9 बना सकते हो, ऐसे यहां पर आप देख सकते हो। ठीक, तो ये ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के स्थान पर जब कोई अन्य तत्व जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे हाइड्रोकार्बन आप देखेंगे तो इसमें केवल आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखेगा। ठीक, जैसे मान लो कि ये मैंने बना दिया एक यौगिक, आप देखो इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो आप इसे हाइड्रोकार्बन बोल दोगे। अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं तो ये ऐसी बनेगी, ये मीथेन है। होगा क्या कभी कभी कि एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा एटम आकर के यहां पर जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपने जोड़ दिया ऐसे क्लोरीन को, एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन जोड़ दिया, कार्बन टोटल 4 ही सिंगल बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर हम क्लोरीन जोड़ देंगे तो यहां पर टोटल 5 सिंगल बॉन्ड्स हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो कार्बन 4 ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 क्लोरीन के साथ मैंने यहां पर बनवाया है। ठीक है, यानी कि पहले ये CH4 था, अब ये क्या है CH3Cl है। राइट, तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो दूसरा परमाणु आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम परमाणु बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विषम परमाणु हम लोग इसे बोलेंगे। तो विषम परमाणु और उनके समूह जो यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं कहलाते हैं, इसे हम लोग क्रियात्मक समूह बोलते हैं या फिर प्रकार्यात्मक समूह हम लोग बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पर जो क्लोरीन जोड़ा, ये क्या है? विषम परमाणु है। इसके जुड़ने से क्या हुआ? पहले ये CH4 था भाई, इसके पास कुछ अपनी विशेषता थी। अब हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जोड़ दिया। तो इस क्लोरीन के जुड़ने के कारण अब इस यौगिक के पास जो है, इस यौगिक के पास जो है कुछ खास तरह के गुण आएंगे। वो जो गुण होगा वो इस कार्बन एटम पे या फिर कार्बन के जो चैन्स होंगे, यहां पर तो मैंने एक ही कार्बन बनाया है, लेकिन ऐसे ऐसे भी यौगिक हो सकते हैं जिसमें कार्बन के चैन आपको मिलेंगे और तब जाकर के आपको क्लोरीन एटम दिख जाएगा। तो इस क्लोरीन के जुड़ने से एक नया कुछ खास तरह के गुण जो है पूरे यौगिक को मिलेगा। वो जो गुण होगा वो इस कार्बन चैन पर निर्भर नहीं करेगा। इसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन वाले फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप के रूप में जो है आपको ये हैलोजन तत्व मिल सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो मान लीजिए कि क्लोरीन अगर जुड़ जाता है तो हम इसे हेलो एल्केन बोलेंगे, उस यौगिक का नाम हेलो एल्केन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बनाया अभी, CH3Cl बनाया ना। तो हेलो का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लोरो कब बोलेंगे? जब क्लोरीन आएगा। ब्रोमो कब बोलेंगे? जब ब्रोमीन आएगा। और आयोडो कब बोलेंगे? जब आयोडीन आएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्लोरीन जोड़ा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्लोरो, है ना, क्लोरो। और एल्केन, अब एल्केन जो है मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले को हम लोग मिथेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरो मिथेन। ऐसे नाम जो है दिया जाता है। ऑक्सीजन विषम परमाणु के रूप में अगर है तो एल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है। एल्कोहल का सूत्र ये होता है OH, आपको ध्यान रखना है। एल्डिहाइड का होता है CHO, है ना। कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH। ठीक, ये सब आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसमें विषम परमाणु कौन सा है? तो कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल को दर्शाता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को दर्शाएगा ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं इसको। तो ये हो जाएगा। ये क्या है? इसको आप कीटोन बोल सकते हो, है ना, लेकिन ऐसे जो है दिखाना पड़ेगा, केवल ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप इस फॉर्म में ध्यान में रखिए तो ये ज्यादा बढ़िया है। नहीं, इस फॉर्म में नहीं दिखा सकते, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। ये फ्री वैलेंसी जो है आपको यहां पर दिखानी पड़ती है। ये कीटोन है, या तो आप ऐसे दिखाओ या फिर आप ऐसे दिखाओ। ठीक,
वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया गया हो क्या कहलाती है। आप यहां पर देखो, फॉर्मूले को देखो। आप यहां पर आपको OH दिख रहा है, 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 OH दिख रहा है। पहले ये CH4 था, फिर एक हाइड्रोजन को हटाया गया और OH को जोड़ा गया। पहले ये C2H6 था, फिर एक हाइड्रोजन को हटा करके OH जोड़ा गया। पहले ये C3H8 था, फिर एक को हटाया गया हाइड्रोजन को और OH जोड़ा गया। तो इस पूरे ही यौगिक में देखो, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है कि सारे ही यौगिक में एक ही प्रकार के आपके क्रियात्मक समूह हैं जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके आए हैं। तो ऐसे में जो एक सीरीज जो आपको मिलता है, श्रेणी जो आपको मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी, समान जात वाले। यानी कि क्रियात्मक समूह एक ही होंगे, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह होंगे, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह होंगे या फिर प्रक्रियात्मक समूह होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे जो हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके आएंगे। क्रियात्मक समूह के रूप में ये सारे हो सकते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो अल्कोहल का था, उसमें सारे में जो क्रियात्मक समूह है वो OH है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ये सारे के सारे जो है आपके एक ही समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, है ना। सारे में ओल 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 आ रहा है, मतलब सब के सब जो है अल्कोहल है, सारे में फंक्शनल ग्रुप OH है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म समजातीय श्रेणी में आता है। एक चीज और आप ध्यान दो, यहां पर दो लगातार सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है फॉर्मूले में, और इसका द्रव्यमान जो है 14 होता है। तो आप बोल सकते हो दो लगातार सदस्यों के बीच फॉर्मूले में CH2 का अंतर होता है और द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। जैसे आप यहां पर देखो, जब आप इसमें CH2 जोड़ेंगे तब आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। एक कार्बन बढ़ेगा, दो हाइड्रोजन बढ़ेगा। आप इन दोनों लगातार को उठा लो, यहां पर भी देखो तो CH2 का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। एक कार्बन बढ़ाएंगे तो 6 कार्बन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो 11 के बाद 13 हो जाएगा। ठीक, और ये भी ध्यान में रखिएगा, समजातीय श्रेणी में जो हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जो मॉलिक्यूलर मास है, ये सारे के सारे जो है बढ़ते हैं समजातीय श्रेणी में। निम्न में से कौन सा युग्म समजातीय श्रेणी में आता है। दो लगातार सदस्य जो होते हैं समजातीय श्रेणी के, उसमें CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है उसमें। अब देखो CH4 है, इसका अगला मेंबर आप कैसे लिखेंगे। जैसे CH4 है तो इसका अगला मेंबर आप लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें CH2 जोड़ेंगे। तो ये CH4 नहीं, CH2, ये H6 हो जाएगा। अगला मेंबर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें CH2 जोड़ेंगे तो ये C2 हो जाएगा और H4 की जगह पर H6 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला मेंबर CH2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा, जो कि है नहीं। और यहाँ पर ये समजातीय श्रेणी के अंदर हम इसको बोल ही नहीं सकते हैं। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर OH है ना, यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है ही नहीं, तो नहीं हो सकता है ये, है ना। एक ही प्रकार के आपके फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे किसी भी समजातीय श्रेणी में, एक ही प्रकार के। समजातीय श्रेणी के यौगिकों में समानता किन गुणों में होती है। जैसे समजातीय श्रेणी आपने यहां पर देखा, देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी, इन सारे में चेंज आपको देखने को मिल सकता है ना। इन सारे में चेंज आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यानी कि इनके जो भौतिक गुणधर्म है वो आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुणधर्म है इन सारे के सारे वो एक जैसे होंगे, लगभग एक जैसे होंगे। तो हम बोलेंगे रासायनिक गुणों में समानता तथा भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्कोहल के नामकरण में कौन सा अनुलग्न यानी कि सफिक्स प्रयुक्त होता है जो नाम के अंत में ऐड होगा। तो अल्कोहल क्या है, अपने आप में एक पूरे फैमिली का नाम है, उसमें कई सारे मेंबर्स हो सकते हैं। जैसा आपने यहां पर देखा, ये सारे के सारे अल्कोहल ही हैं। अल्कोहल समजातीय श्रेणी की ये सारे के सारे सदस्य हैं। सबके नाम के अंत में देखो ओल आया है, OL। इससे समझ में आ जाता है कि अल्कोहल का ये मेंबर है, राइट। तो जो अल्कोहल है उसके नाम के अंत में, IUPAC नाम के अंत में आप ओल देखेंगे, OL। और एल्डिहाइड के केस में आपको ये दिखेगा
अल दिखेगा, ओ एल के स्थान पर नहीं, ओ एल के स्थान पर आप अल कर दो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी फंक्शनल ग्रुप CHO। ओ एन ई आपको नाम के अंत में दिखेगा अगर वो कीटोन का मेंबर होगा, है ना, कीटोन का मेंबर होगा, यानी कि ये। और ओइक एसिड आपको देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। कोई भी यौगिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सदस्य है उसके नाम के अंत में आपको ओइक एसिड दिख जाएगा, यानी कि इसकी बात मैं कर रहा हूं। जैसे प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन, अब देखो नाम के अंत में ओन आया ना, मतलब ये अपने आप में क्या है, एक कीटोन का मेंबर है, ठीक। जैसे मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, नाम के अंत में देखो ओइक एसिड आया ना, मतलब अपने आप में ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सदस्य है, ऐसे आपको सोचना होगा। जैसे एथेनॉल, मैंने एथेनॉल लिख दिया, नाम के अंत में OL है, मतलब ये एल्कोहल का मेंबर है। जैसे मेथेनल मैंने लिख दिया, मेथेनल, अब नाम के अंत में AL है, मतलब ये एल्डिहाइड का मेंबर है, ऐसे आपको सोचना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण में कौन सा अनुलग्न प्रयुक्त होता है, यानी कि सफिक्स प्रयुक्त होता है, तो आप बोलेंगे ओइक एसिड, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्रोपेन किस वर्ग के यौगिक है? क्लोरोप्रोपेन, है ना, क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो का मतलब कि क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन क्या है, अपने आप में हैलोजन है, यानी इसमें हैलो आया है। और प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोप का मतलब 4 कार्बन और एन है नाम के अंत में, यानी कि ये एल्केन है, मतलब कि ये 4 कार्बन वाला क्या है, हैलो एल्केन है। मैंने 1 कार्बन वाला हैलो एल्केन बनाकर दिखाया था आपको, जो कि क्लोरोमीथेन था, ये क्लोरोमीथेन है। तो हैलो एल्केन में आपको हैलोजन तत्व मिलेगा, इसके हैलोजन तत्व के रूप में फ्लोरीन मिल सकता है, क्लोरीन मिल सकता है, ब्रोमीन मिल सकता है ना, और आयोडीन मिल सकता है। और एल्केन आप जानते हैं मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्लोरोप्रोपेन क्या है, ये हैलो एल्केन है। क्लोरो यानी कि क्लोरीन हैलोजन तत्व है, और प्रोपेन जो कि अपने आप में एल्केन का मेंबर है। तो यहां देखो हैलो एल्केन अगर है तो नाम के स्टार्टिंग में पूर्व लग्न के रूप में जो है क्लोरो आएगा, ब्रोमो आएगा, फ्लोरो आएगा। बाकी इन सारे के केस में जो है अनुलग्न का इस्तेमाल होता है, सफिक्स का इस्तेमाल होता है। नाम के अंत में अगर अल्कोहल है तो नाम के अंत में OL आपको दिख जाएगा, जैसे प्रोपेनॉल है। अगर एल्डिहाइड का मेंबर है तो नाम के अंत में आपको अल दिख जाएगा, जैसे कि प्रोपेनल है, नाम के अंत में अल आएगा। अगर कीटोन का मेंबर है तो नाम के अंत में ओन मिल जाएगा, जैसे कि प्रोपेनोन है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है तो नाम के अंत में ओइक अम्ल आपको मिल जाएगा, जैसे कि प्रोपेनोइक अम्ल, नाम के अंत में ओइक अम्ल है। अगर एल्कीन है तो नाम के अंत में आपको इन दिख जाएगा, अगर एल्काइन है तो नाम के अंत में प्रोपाइन दिख जाएगा। जैसे मीथेन है तो नाम के अंत में एन आया ना, यानी कि ये एल्केन है अपने आप में, ठीक है, एल्केन है। ऐसे ही मान लो कि एथीन है तो नाम के अंत में देखो ENE आया है, यानी ये अपने आप में क्या है, एल्कीन है ना, ये एल्कीन है। और नाम के अंत में मान लो इथाइन आ गया, YNE, मतलब ये अपने आप में एल्काइन का मेंबर है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखिएगा, मेथ का मतलब 1 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, ब्यूट, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन। ये सब आपको पहले से पता जो है ये होनी चाहिए, ठीक है, ये रिवीजन सीरीज है, ये सब आपको पहले से पता होनी चाहिए। कार्बन के सभी अपरूपों में ऑक्सीजन के साथ दहन होने पर क्या उत्पाद बनता है? कार्बन के सभी अपरूपों में, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ये सारे अपरूप है। तो चाहे हीरा हो, ग्रेफाइट हो, फ्लोरीन हो, इन सारे को जब आप जलाएंगे ऑक्सीजन में जब आप जलाएंगे तो जलने पर क्या उत्पाद बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सी हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया का उदाहरण है? दहन अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन में उसको दहन करवाया जाता है, ऑक्सीजन में उसको दहन करवाया जाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ तो अभिक्रिया होनी ही होनी है। तो यहां पर देखो मीथेन का दहन हो रहा है, मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ दिखाई गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और उसमें प्रकाश उत्पन्न होती है। तो ये जो अभिक्रिया है ये अपने आप में दहन अभिक्रिया है। ये सारे के सारे जो है आपके दहन अभिक्रिया है, कंबशन रिएक्शन है। दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है,
क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो है यहाँ पर होती है, और ये अपने आप में क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन यहाँ पर होगा। जैसे कार्बन में देखो ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई, ठीक, मीथेन ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कार्बन का दहन आपको दिखाया गया है, ये कार्बन का दहन आपको दिखाया गया है। यहाँ पर जो कार्बन है हीरा हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कार्बन का कोई सा भी अपरूप हो सकता है। आपने जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, ऊष्मा एवं प्रकाश जो है उत्पन्न होगा। पूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप केवल ऑक्सीकरण अभिक्रिया ध्यान रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कार्बन है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखो तो ये कार्बन का यौगिक है मीथेन। इसको मीथेन जो है अपने आप में ईंधन है, दहनशील है। इसको आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प भी बनेगा और ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन यहां भी होगा। ये अपने आप में एथेनॉल है, जैसे कि शराब में एथेनॉल होता है, उसको जब आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, जल बनेगा और ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होगा। तो ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन जो है सारे के केस में हो रहा है ना, सारे केस में हो रहा है। कार्बन को जब जलाया गया तब यहां पर जल आपको नहीं दिखाया गया है, इन दोनों केस में दिखाया गया है। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो आपको कार्बन के अपरूप हो या फिर कार्बन के यौगिक हो, उन सारे के दहन में आपको देखने को मिल रहा है। ऊष्मा प्रकाश आपको सारे केस में देखने को मिल रहा है। जल बनता हुआ आपको जो है दिखाया गया है केवल मीथेन और यानी कि कार्बन यौगिक के केस में, कार्बन के अपरूप के केस में नहीं दिखाया गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से कैसी ज्वाला प्राप्त होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में केवल हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे यौगिक में, और संतृप्त का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में, है ना, ऑक्सीजन के भरपूर मात्रा में, तो स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, कोई काला धुआं उत्पन्न नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आप बर्नर देखते हो, बर्नर में जो काफी सारे छेद होते हैं इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है जा पाए, और जो ईंधन है इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी को अगर हम जलाते हैं तो उसमें प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये जो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब क्या है, आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होते हैं और उनको जलाया जाता है तो उनका पूर्ण दहन होता है और स्वच्छ नीली ज्वाला जो है उत्पन्न होती है, कोई काला धुआं उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं आप, ऑक्सीजन को सीमित कर देते हैं, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाती है इस एलपीजी को, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, वैसे केस में स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी, पीली ज्वाला उत्पन्न होगी, काला धुआं भी आपको देखने को मिल सकता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दिया जाए तो दहन जब होगा तो स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न होगी। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दोगे, वैसे केस में स्वच्छ नीली ज्वाला के बजाय आपको पीली ज्वाला मिलेगी काला धुआं के साथ। ठीक, तो जब आप देखते हैं एलपीजी को जलाते समय कि भाई पीली ज्वाला उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ छेद जो है यहाँ पर जाम हो चुके हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो बर्नर को छेद को आप अच्छे से ओपन करेंगे तो वापस से वो पीली ज्वाला जो है खत्म हो जाएगी। असंतृप्त कार्बन यौगिकों के दहन पर कैसी ज्वाला उत्पन्न होगी? मान लीजिए ऐसा कार्बन यौगिक है या फिर हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, हम इसको अगर जलाते हैं, वैसे केस में पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, काले धुएं वाली ज्वाला उत्पन्न होती है ना। ऐसे पीली ज्वाला के साथ काला धुआं उत्पन्न होता है। तो असंतृप्त कार्बन के केस में, असंतृप्त कार्बन यौगिक केस में और संतृप्त कार्बन यौगिक केस में, दोनों के केस में आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा अंतर। यदि गैस स्टोव की ज्वाला पीली हो जाए तो इसका क्या अर्थ है? गैस स्टोव की ज्वाला पीली हो जाए मतलब वायु की आपूर्ति जो है कम हो गई है ना। तो वायु छिद्र अवरुद्ध हम बोल सकते हैं, इससे वायु की जो आपूर्ति है कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन सप्लाई जो है कम हो जाएगा। ऐसे केस में जो एलपीजी है, जो कि मिक्सचर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही, उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाएगा। वैसे केस में मैंने आपसे कहा कि नीली ज्वाला के बजाय पीली ज्वाला उत्पन्न होगी। कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन से कौन से प्रमुख प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? कोयले तथा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सारे जो होते हैं, है ना, इनके दहन से या फिर कोयले के दहन से कौन से प्रमुख प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? प्रदूषक जो वायु को प्रदूषित करेंगे। यहाँ पर देखो, कोयले और पेट्रोलियम में आपके होते तो कार्बन ही है ज्यादातर, लेकिन इसमें जो है नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद हो सकते हैं। तो जब आप इनको जलाएंगे तो नाइट्रोजन का भी दहन होगा, सल्फर का भी दहन होगा, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स, ये सारे बन सकते हैं। और
सल्फर को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये सारे आपके वायु प्रदूषक होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, वायु प्रदूषक होते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड, और इन ऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। कुछ दहन में आप देखते हैं कि ऐसे आपको फ्लेम दिखाई पड़ती है। एलपीजी को जलाया आपने, ऐसे फ्लेम को देखा है। स्टार्टिंग में जो आप लकड़ी को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो भी आपको जो है फ्लेम देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि फ्लेम जो है गायब हो जाती है और ऐसे जलता हुआ कोयला या फिर लकड़ी आपको दिखाई पड़ती है। यानी कि कुछ दहन में आप फ्लेम देखते हैं, कुछ में आप नहीं देखते हैं। तो फ्लेम आप किस में देखते हैं? देखो, जब हम किसी गैस को जलाते हैं, किसी भी गैस को जलाते हैं, तब आपको फ्लेम दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पदार्थ को जलाते हैं जहां कोई गैस नहीं जल रही है, कोई गैस नहीं जल रही या फिर कोई वाष्पशील पदार्थ, यानी आपने हीट किया, वो वाष्प में कन्वर्ट हो गया, तो अगर कोई वाष्पशील पदार्थ है या फिर कोई गैस है, इसको जलाएंगे तो आप फ्लेम देखेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं देखेंगे। ठीक, तो ये सारे जो है जल तो रहे हैं, लेकिन कोई वाष्पशील पदार्थ नहीं है, कोई गैस नहीं है जो यहाँ पर जल रही है, अदरवाइज आपको फ्लेम दिखाई पड़ती। तो जब आपने कोयले को स्टार्टिंग में जलाना स्टार्ट किया था, लकड़ी को जलाना स्टार्ट किया था, तो कोयले में, लकड़ी में जो भी वाष्पशील पदार्थ थे वो वाष्प में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए, फिर उनका दहन हुआ। तो वाष्पशील पदार्थ जो कि गैस ही होते हैं, वाष्पशील पदार्थ जो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो गैस हो जाएंगे, फिर उनका दहन होगा तो आपको फ्लेम जो है दिखाई पड़ेगी। तो एलपीजी में क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो गैस का दहन जब होगा वैसे केस में आपको फ्लेम दिखाई पड़ेगी। अगर मान लीजिए गैस का दहन नहीं होगा, वाष्पशील पदार्थ का दहन नहीं होगा, वैसे केस में आपको फ्लेम दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। कोयले का निर्माण मुख्यतः किन के अवशेषों से हुआ है? तो कोयले का निर्माण हुआ है स्थलीय वृक्षों, फर्न तथा पौधों से। भाई फर्न क्या है? ये भी पौधा ही है ना, प्लांट किंगडम के ही अंदर जो है ये फर्न आता है। तो लाखों वर्ष पहले जो वृक्ष हुआ करते थे वो भूकंप आने के कारण, ज्वालामुखी फटने के कारण सारे जो है धरती के नीचे जो है दब गए, चट्टान के नीचे दब गए। धीरे धीरे उनका अपघटन हुआ और कोयले का निर्माण हुआ। धीरे धीरे उनका जो है अपघटन हुआ, क्षय हुआ और कोयले का निर्माण हुआ। तेल तथा गैस का निर्माण किन के अवशेषों से हुआ? तो आप ध्यान में रखेंगे, कोयले का निर्माण जो है स्थलीय वृक्ष, फर्न तथा पौधों के अवशेषों से हुआ, जबकि तेल तथा गैस का निर्माण जो है छोटे समुद्री पौधे और जीवों से हुआ। कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि जीवों के अवशेष से बनते हैं, है ना। जो कोयला है, पेट्रोलियम है, इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये जीवों के अवशेषों से बने हैं। एल्केनो एल्काइनो का सामान्य सूत्र क्रमशः क्या है? देखो, जो एल्केन होते हैं, कोई भी एल्केन आप उठाकर देख लो, वो इस वाले फॉर्मूले पर आपको मिलेगा, CnH2n। जैसे मैंने यहाँ पर मीथेन ले लिया, ये अपने आप में एल्केन है। जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन आपको दिखेगा। इसमें कार्बन एक ही है, अगर कुछ नहीं तो कार्बन एक है। एक कार्बन इसका डबल करो 2 हो जाएगा, 2 जोड़ दो 4 हो जाएगा। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है ये CnH2n+2 होता है, जहाँ जो N है ये नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, कार्बन की संख्या को बताता है। वहीं जो एल्कीन है इसका सामान्य सूत्र है CnH2n, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन हो जाएगा, जैसे कि C2H4, ये अपने आप में एथीन है। ऐसे ही जो एल्काइन है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, जैसे कि C2H2, ये अपने आप में इथाइन है। 2 कार्बन है, इसका डबल 4 हो जाएगा, 2 घटा दो 2 हो जाएगा। ये जो सामान्य सूत्र है ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। तो एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन और जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन। तो दोस्तों पार्ट 1 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। पार्ट 2 में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे और एक नए चैप्टर की शुरुआत उसके बाद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।